ओके, अच्छा, हमारी बात हो रही थी फिक्स और फ्लोट की। 1970s तक ना मार्केट कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंट सेक्टर्स थी, यानी कि दुनिया बटी हुई थी दो हिस्सों में, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। दोनों अपने अपने तौर पे मार्केटों को रेगुलेट करते थे, अपने हिसाब से मार्केटों में करते थे। सही। उसमें क्या होता था कि उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि जब वो ये करते थे तो उसकी वजह से मार्केट आर्टिफिशियली कंट्रोल की जाती थी, आर्टिफिशियली रेगुलेट की जाती थी। अनदर प्रॉब्लम ये आई हुई थी कि मार्केट में रेट्स भी खुद डिटरमाइन करती थी कंपनियां, वो लोग। तो 1973 के बाद जब WTO एग्रीमेंट या गेट फाइनल हुआ, जनरल ट्रेड एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रेड, उसके बाद दुनिया ग्रेजुअली फ्री फ्लो में जाना शुरू हुई। राइट नाउ आप ऑब्जर्व करें, दुनिया भर में फ्री फ्लो मूवमेंट है। आप पैसा लेके कहीं भी जा सकते हैं, आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने की हर जगह आजादी है, सिवाय जहां कंट्रीज की आपस में किसी किस्म की मूवमेंट ना हो। तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि जब वो फ्री फ्लो हुआ तो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं, आपको डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं होती। एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज है, जो जितना ज्यादा मार्केट पेनिट्रेशन रखता है उसका कंट्रोल उतना ज्यादा हो जाता है, तो जो कमजोर प्लेयर होते हैं वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। पाकिस्तान कमजोर प्लेयर है, पाकिस्तान प्रॉब्लम है, लेकिन अमेरिका या यूएई या सऊदी अरब या स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, ये अब मार्केट में अपनी मर्जी से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ये एक ख्याल रखिएगा। ओवर द काउंटर, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओवर द काउंटर सिर्फ दो ट्रांजैक्शंस होंगी, फॉरवर्ड होगी और स्वैप्स होंगी। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन ओवर द काउंटर नहीं होती। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है एक्सचेंज ट्रेडेड। एक्सचेंज ट्रेडेड में दो ट्रांजैक्शंस होंगी, वहां यहां पे भी दो है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शंस। जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस, उसकी थोड़ी सी आज डिटेल में कर लेंगे। उसमें यकीनन डेफिनेटली कुछ ऑप्शंस पाकिस्तान में ऑपरेट ही नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान इतनी ज्यादा फाइनेंशियल डेरिवेटिव की मार्केट नहीं है। लेकिन हम क्योंकि पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ कॉल होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी एक फॉरवर्ड कमिटमेंट ही है जो टाइम बॉन्डेड है। फिर ख्याल रखना, टाइम बॉन्डेड है। टाइम बाउंडेड से मुराद ये है कि ये इसमें टाइम जब आएगा तो ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होनी है। ये इवेंट बाउंडेड नहीं है कि अगर अभी इवेंट बाउंडेड भी आगे समझाता हूँ कि इवेंट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसी एक्सचेंज के जरिए होगा तो यहां आप मार्जिन में काम कर सकते हैं, क्योंकि बीच में एक आदमी एज अ मिडिलमैन मौजूद है जो आपकी उस ट्रांजैक्शन को रेगुलेट कर रहा है और उसको उसी हिसाब से मूव ऑन कर रहा है। ये लोग वो होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड। तो उसमें आपको ये पता है कि कुछ भी हो जाए ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होगी, ये ख्याल है। एक ऑप्शन वो होता है कि जिसको हम ये कहते हैं कि आप जब काम करेंगे तो उसके साथ आपको पूरी पेमेंट करनी है, या एडवांस करें या टाइम ऑफ डिलीवरी करें। जब वो पूरी पेमेंट के साथ लॉक हो जाएगा तो वो जो पूरी पेमेंट वाला है वो फिर इसमें ऑपरेट नहीं होगा, वो फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो बायर एंड सेलर डायरेक्ट करेंगे, उसमें कोई एक्सचेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक्सचेंज की गारंटी की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ एक डिफॉल्ट रिस्क है कि भाई टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन वो बैक हो जाए। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड आ गया तो इसका मतलब है आपको पूरी पेमेंट नहीं, आप चाहें तो मार्जिन में काम कर सकते हैं। और अगर खुदा ना खासा आपने एक सर्टेन अमाउंट पे की और उसके बाद वो किसी वजह से मूव नहीं हुआ, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप वहां से उसको क्लियरिंग हाउस के जरिए डिक्लाइन करा सकते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉरवर्ड का फिर फर्क दिखा दो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 100% बैक होंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मार्जिन पे काम करते हैं। यानी कि आसान अल्फाज में, अगर एक 100 रुपए की ट्रांजेक्शन है तो फॉरवर्ड में 100 की ट्रांजेक्शन मुझे एग्जीक्यूट करनी है, लेकिन मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हूं तो मुझे 100 की ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी मार्जिन का डिफरेंस है वो देके भी ट्रांजेक्शन लॉक कर सकता हूँ। एग्जाम्पल से समझा दो। लेट सपोज मैंने और मिस्टर ए ने एक एग्रीमेंट किया कि मैं वाई प्रोडक्ट उनसे खरीदूंगा 2 महीने बाद 200 रुपए की। एग्रीमेंट हो गया मेरा, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ एग्रीमेंट का वर्ड थोड़ा लीगली सही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरा उनका। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 2 महीने मैंने भी सबर किया, 2 महीने उन्होंने भी सबर किया। मेरी कैलकुलेशन ये थी कि इसके रेट ऊपर जाएंगे, उनकी भी कोई कैलकुलेशन थी, मैंने इसीलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया। मेरी एग्रीमेंट की थी, मैं गया, मैंने कहा कि जी मुझे
उन्होंने ऑर्डर बुक कर लिया, मैंने एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं आगे बैठ गया। 2 महीने गुजर गए, वो डेट आई। अब उस दिन लेट सपोज, उसूलन तो मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है, मुझे उस जिस दिन वो डेट आ गई, वो कमिटमेंट थी, मैंने उनको 200 रुपए दिया और चीज मुझे लेनी है। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड का। मुझे मेरे पास एक ऑप्शन है डिफॉल्ट का, या तो मैं पे कर जाऊं, मैं लू ही ना, तो उनके पास माल पड़ा रहेगा। और वो अब क्या हुआ, दोनों पार्टियां रिस्क पे आ गई। और ये भी मुमकिन है कि जिस दिन माल मुझे लेना है वो ना दें। क्यों नहीं देंगे, अब मैं ये समझाता हूं। मैंने जब हमने 2 महीने पहले ऑर्डर बुक किया था 200 रुपए में, उस वक्त तो वो चीज 200 की थी, आज 210 की है। अब जब आज 210 की है तो हो सकता है सेलर बैक हो जाए कि भाई मैं नहीं दे सकता, इस पैसों में मुझे नुकसान है। वाइस वर्सा है, उस दिन वो एक चीज 180 की है तो बायर बैक हो गया, कहने भाई मैं तो नहीं ले रहा, मुझे तो 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा जैसे ही मैं लूंगा 200 रुपए देके। तो इसका मतलब है दोनों सूरतों में डिफॉल्ट रिस्क मौजूद है आपके पास। अब जब डिफॉल्ट रिस्क आपके पास है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिस्कियर हो गए, क्योंकि अगर मार्केट 200 रुपए में नहीं रही तो दोनों पार्टियां आगे पीछे हो सकती है। क्यों? कि वो मार्जिन पे काम नहीं कर रही, वो तो पूरी पेमेंट देनी है, वो पूरी पेमेंट देने को तैयार ही नहीं है, तो रिस्क बढ़ गया। अब यही ट्रांजैक्शन थोड़ी देर के लिए फोकस होना, ट्रांजैक्शन यही है लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। अब लेट सपोज 2 महीने बाद वो डेट आई, सेलर का मेरे पास फोन आया कि जी आप वो अपना माल उठाइए। मैं अच्छा, उस दिन मार्केट चल रही थी 190 रुपए की। अब मुझे पता है मैं 200 रुपए दे के मार्केट में उठाऊंगा और 190 की है तो बिकना मुझसे भी मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ना बीच में एक्सचेंज है, मैंने सेलर को ऑप्शन दिया या सेलर को मार्जिन दिया कि यार आपका ये 190 में कहीं बिक रहा है, उसने कहा हाँ बिक रहा है। मैंने कहा आप बेच दीजिए, मैं आपको 10 रुपए पे कर देता हूं, तो आपके तो 200 रुपए पूरे हो गए और मैं ट्रांजेक्शन की करने से बच जाऊं। ये सिर्फ क्यों मुमकिन है, जब आप एक्सचेंज के जरिए थे, बीच में क्लियरिंग हाउस था। डायरेक्ट में ये पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट में आपको एक दूसरे से निगोशिएट करना पड़ेगा, वो निगोशिएट पॉजिटिव साइड से होगा या नेगेटिव, ये पे वक्त बताता है। तो ये ख्याल रखना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन के ऊपर काम हो सकता है। ओके, अब मैं एनी क्वेश्चन फ्यूचर और फॉरवर्ड में तो काइंडली डिस्कस। अच्छा बुरा नहीं मानना बच्चों, मैं सैंडविच का आधा पीस खा लूं अपना, सही है? ओके, पूछ लो क्वेश्चन कोई है। सर अगर जो है वो हमारे पास कोई दूसरा बायर जो है उस प्रोडक्ट का अवेलेबल ना हो तो उस सूरत में सेलर क्या करेगा? फिर तो सेलर कहेगा कि आपने लेना है, क्योंकि मेरे पास कोई बायर नहीं है, या आप बायर अरेंज कर दो, आप कहीं भेज दो, मैं वहां डिलीवरी दे दूंगा, डिफरेंस आप मुझे दोगे। फ्यूचर में तो कर सकता है, फॉरवर्ड में तो वो डिफॉल्ट कर जाएगा, वो कहेगा मैं तो ले ही नहीं था, जॉब कर लो कुछ। मैं देखें लेट्स, आप लोगों ने आपस में कभी एक दूसरे को पैसे दिए? अगर आपका सामने वाला दोस्त आपसे ज्यादा खबीस हो और वो पहल जाए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, जाओ ले लो, क्या कर लोगे, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते, बस सिवाय रो के चुप हो गए और आइंदा सबको बता दिया इसको नहीं देना, लेकिन आपका लॉस तो हो गया। फ्यूचर में क्या है कि अगर उसने नहीं दिया तो जिसने गारंटी दी थी, कि अगर आपने किसी के कहने में दिए थे, आपने कहा छोड़ो भाई मैं उसको पकड़ूंगा जिसने कहा था, यार मैंने थोड़ी दिया, उसने कहा था दे दो, मैंने दे दिया, फिर वो जिम्मेदार है आपको पैसे पूरे कराने का। समझ में आया? रिस्क कवर हो जाएगा। और इसीलिए एक्सचेंज, आपने देखा होगा जब आप स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे थे तो हर ट्रांजेक्शन के कुछ चार्जेस हैं, चाहे वो 3 पैसे 5 पैसे 10 पैसे जो भी हैं, वो इसीलिए थे ताकि आपका रिस्क कवर किया जाए। ओके, और कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। अब सबसे मुश्किल वाले पे आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्शन, कॉन्टिजेंट क्लेम्स। फर्क क्या है? फ्यूचर हो, फॉरवर्ड हो, स्वैप हो, इसमें डेट कमिट होती है। कॉन्टिजेंट क्लेम्स वो होते हैं जिसमें डेट कमिट नहीं होती, जिसमें इवेंट कमिट होता है कि अगर ये हो गया तो मैं जिम्मेदार हूं। इसकी कोई एग्जांपल जहन में? आप लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में काम किया, अगर आपने देखा होगा तो वहां आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल था
कि आप फ्यूचर के आप रेट लॉक करके वो शेयर बंद कर दे, वो खुद ब खुद जब उस रेट पे आएगा तो खरीद लेगा। वो टाइम बाउंडेड नहीं है। लेट सपोज मैं छोटी सी एग्जांपल समझा दूं, पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत काम नहीं है, ये ख्याल रखना, पाकिस्तान में इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं है, जिसको हमने कैपिंग कहते हैं। मुझे एक शेयर लेना था, वो इस वक्त 12 रुपए का चल रहा है। मेरी कैलकुलेशन ये है कि 20-25 पैसे नीचे आएगा ये। अब एक ऑप्शन तो ये है कि मैं उसको खोल के स्क्रीन बैठा रहूं, देखता रहूं कब आए कब आए। उससे बचने के लिए मैंने स्टॉक में अपने अकाउंट से एक उसको ऑर्डर पास कर दिया कि भाई ये 12 रुपए का है, 11 रुपए 80 पैसे पे आए तो मेरे लिए 10,000 खरीद लेना। अब क्या है, मैं टाइम बाउंडेड नहीं हूं। हो सकता है 11 रुपए 80 पैसे पे 2 मिनट में आ जाए, हो सकता है 11 रुपए 80 पैसे में पूरे दिन ना आए। तो आप एक्सचेंज वाले से कहें यार मैंने तो तुम्हें कहा था खरीद लेना, हो कहेगा भाई आपने 11 रुपए 80 पैसे कहा था, वो 11 रुपए 81 पैसे पे आया, मैंने तो नहीं खरीदा। ये आएंगे कॉन्टिजेंट क्लेम, यानी कि मे बी और मे बी नॉट। अगर इवेंट परफॉर्म हो गया तो वो मेरी रोकने के बावजूद भी हो जाएगा। लेट सपोज 11 रुपए 80 पैसे मैंने लॉक कर दिया, 11 रुपए 80 पैसे पे मार्केट आई, उसने खरीद लिया, मार्केट 11 रुपए 60 पैसे पे चली गई। अब मैं ब्रोकर को कहूंगा यार तुमने क्यों खरीदा मेरे लिए, हो गया भाई आपने कॉन्टिजेंट क्लेम लॉक किया था, आपने रेट नहीं लॉक किया था, आपने कॉन्टिजेंट, आपने रेट के साथ लॉक किया था, जैसे ही वो रेट टच हुआ मार्केट ने आपके लिए खरीद दिया। तो कॉन्टिजेंट क्लेम्स और फॉरवर्ड कमिटमेंट्स में बुनियादी फर्क, फॉरवर्ड कमिटमेंट टाइम बाउंडेड होती है, चाहे वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो स्वैप हो, चाहे वो फ्यूचर हो, उसमें कोई ना कोई टाइम डिटरमाइन किया जाएगा। कॉन्टिजेंट क्लेम में टाइम डिटरमाइन नहीं किया जाता, प्राइस डिटरमाइन की जाती है, या और कोई सिम्टम्स टाइम के अलावा होगा कि अगर ये इवेंट या ये चीज हो गई तो आप फौरन काम कर दीजिएगा, वरना इंतजार करिएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट या नहीं हुआ? यस सर। सर इसको एक बार रिपीट कर दें तो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझ में आए। देखो Yes, sir. दो किस्म के डेरिवेटिव्स हैं। एक फॉरवर्ड कमिटमेंट्स हैं। फॉरवर्ड कमिटमेंट्स का मतलब है कमिटमेंट लॉक है, डेट फ्यूचर की है, यानी कि ट्रांजैक्शन हो चुकी है, जब वो डेट आएगी तो खुद ब खुद ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी बगैर किसी रुकावट के। एक कॉन्टिजेंट क्लेम वो होते हैं इसमें डेट लॉक नहीं होती, इसमें रेट लॉक हो सकते हैं। मैं आसानी के लिए बता रहा हूं, रेट के अलावा भी चीजें लॉक होती हैं। सही, वो इस तरीके से कि लेट सपोज मैंने रेट लॉक कर दिया, मैंने कहा जब ये 12 रुपए का है तो मेरे लिए खरीदना शुरू कर देना। अब वो 12 से 10 में भी आए, वो मेरे लिए मुसलसल खरीदता जाएगा, जैसे जैसे मेरे पैसे आते जाएंगे वो खरीदता जाएगा। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड अ कॉन्टिजेंट। अब वो 12 रुपए का 2 दिन में हो जाए या 12 रुपए का वो 2 साल तक ना हो, मेरा कॉन्टिजेंट क्लेम लाइव है। तो इसलिए कॉन्टिजेंट क्लेम में हम टाइम बाउंडेड नहीं होते, हम इवेंट बाउंडेड होते हैं कि अगर ये इवेंट हो गया तो ये होगा। लेट सपोज एक छोटा सा एग्जांपल है, एग्जांपल तो बुरी है। अगर मैयत हो गई तो कब्रिस्तान जाना होगा। अब लेट सपोज, बहुत छोटी सी एग्जांपल, बुरी एग्जांपल है शायद। अब एक आदमी के बारे में डॉक्टर कह चुका है कभी भी मर जाएंगे, लेकिन डॉक्टर मार तो नहीं सकता, मारेगा तो अल्लाह ही नहीं बुलाना है। अब ये कॉन्टिजेंट क्लेम है, आप मेंटली रेडी है, जब भी हुआ न्यूज आ गई तो भागना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्टिजेंट क्लेम। वो डिपेंड करता है कि वो अकरेंस होगी तो आपको जाना है, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं। इसकी एग्जांपल इसीलिए मैं कि एक आपका भाई लेट सपोज अमेरिका सऊदी अरब में, आपने फोन कर दिया कि भाई अब्बा की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तुम आ सकते हो तो आ जाओ। सही, उसने कहा नहीं मैं तो अभी तो छुट्टियों से वापस आया हूँ, नहीं आ सकता। उसने जाकर अपने बॉस से छुट्टी मांगी, उसने कहा यार अभी तो तुम 1 महीने पहले वापस आए। तो उसने कहा अच्छा, अगर खुदा ना खासा कुछ तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो जा सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, अगर बहुत हो जाए तो चले आना। अब ये कौन, अब्बा अस्पताल गए, 4 दिन तो हॉस्पिटल में रहे, 4 दिन बाद सही होकर घर आ गए, तो क्या वो घर आएगा? नहीं, अब वो नहीं आएगा। क्यों? कि तबीयत ज्यादा खराब हुई नहीं थी। लेकिन अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो वो फिर इंक्लूड हो जाता। सही है ना? तो ये ख्याल रहे, इस पॉइंट से भी आपको देखना होगा। अब क्लियर है अभी भी नहीं है? इट्स क्लियर या Yes, sir. Clear.
कॉन्टिजेंट क्लेम्स के कुछ प्रोडक्ट्स, ऑप्शन, इसको ही आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, कॉल और पुट को। कॉल और पुट ऑप्शन क्या है? किसी को कोई आइडिया तो शेयर करे। कॉल या पुट ऑप्शन पढ़े आप लोगों ने? हेलो गर्ल्स, ऑल ऑफ यू, किसी ने पढ़े हैं कॉल या पुट ऑप्शन? क्लास में पढ़ाए गए या कभी पढ़ाए नहीं गए? यस सर। पढ़े। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन मुझे बताओ, दूसरा आंसर मेरा, कि उस वक्त समझ में आए थे या समझ ही नहीं आए थे? फिर नहीं आएगा सर याद भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, वजह यह है कि बेटा देखो, मैं थोड़ा सा डिफरेंट एटीट्यूड के साथ पढ़ाता हूँ। मेरा बेसिक कंसेप्ट यह है कि तुम लोग पढ़ने आए तो तुम लोगों का लर्निंग फेज बने। अरे एक सेकंड मुझे देना, मैं जरा एक कॉल रिसीव कर लूँ। हाँ। सॉरी गर्ल्स, देखो ऑप्शन कुल और पॉट, कॉल और पुट ऑप्शन क्या होता है, इसको हम सिंपल सा ये आप समझ लो। ऑप्शन से मुराद क्या होती है? ऑप्शंस वो डेरिवेटिव्स होते हैं जो इवेंट बेस होते हैं, यानी कि उसमें गुंजाइश होती है अगर वो नहीं आया, लेट्स सपोज आपके घर एक मेहमान ने फोन किया कि मैं आ रहा हूं, तो आपने कहा सही है, जब वो आएगा तो खाना मंगवा लेंगे, डिलीवरी करा लेंगे।
नहीं आएगा तो जो हमारा नॉर्मल पका, जैसे एक आदमी आपके घर 8:30 बजे फोन करता है डिनर से पहले, यार मैं रास्ते में हूँ तुम्हारे घर आ रहा हूँ, आप आपने कहा छोड़ दो, पकाने की जगह हम डॉलर। अब ये ऑप्शन इवेंट पे, अगर वो मेहमान किसी वजह से ना आया तो डेफिनेटली वो ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, कॉल और पुट ऑप्शन जो है ये बेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कॉल ऑप्शन जब आता है जब मार्केट एग्रेसिव होती है या बुलिश होती है। मार्केट एग्रेसिव और बुलिश कैसे होती है कि आपको लगता है कि इस चीज के रेट बढ़ेंगे, तो आपने मार्केट में कॉल करना शुरू कर दिया कि जिसके पास माल है मुझे आज के रेट में बेचना चाहे तो मैं हाजिर हूं, क्योंकि आपकी फीलिंग यह है कि मार्केट आगे और बुलिश होगी और एग्रेसिव होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो आपने आज से ही लोगों से परचेजिंग के लिए कॉल करना शुरू कर दी। पुट ऑप्शन आता है, लाता है सेलर, कॉल ऑप्शन लाता है बायर जिसको माल चाहिए होता है। पुट ऑप्शन में सेलर ये समझता है कि यार आगे जो चीजें हैं ये इवेंट्स आगे बुरा ही होगा, तो मैं एक काम करता हूं आज ही बेच देता हूं, आज ही रेट लगा दो। सेलर साइड से आता है। तो अब फर्क क्या आता है, जब कॉल ऑप्शन आता है तो मार्केट बुलिश होती है, जब पुट ऑप्शन आता है तो मार्केट बेयरिश होती है। मींस मार्केट ठंडी है, वो कह रहा है यार जो भी रेट मिले बेचो यार, अभी तो पैसे चाहिए। और कॉल ऑप्शन जब आएगा मार्केट बुलिश है, यार कोई बेचने आया तो मुझे मेरे लिए ले लेना, क्योंकि एवरीवन नोस कि मार्केट ऊपर जाएगी तो कोई बेचने नहीं आ रहा, जो भी बेचने आया उससे खरीद लो। तो ये ख्याल रखना, कॉल और पुट ऑप्शन इवेंट। क्या आपको ये लगता है कि आगे ये इवेंट जो आ रहा है इसकी वजह से रेट ऊपर या नीचे जाएंगे, उसकी वजह से कॉल और पुट ऑप्शन आता है। इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन कैसे आता है कि अब मैं सपोज करो अभी इसी एक महीने में गवर्नमेंट ने तकरीबन 3%। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब कॉल ऑप्शन आएगा तो हमारे जो है वो बायर ज्यादा आएंगे मार्केट में। बिल्कुल, क्योंकि जब बायर ज्यादा, ये मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ ऑप्शन कोई मुश्किल चीज नहीं है, ऑप्शन वही है। जब बायर ज्यादा आएगा तो सप्लायर पागल है, को बेचेगा, वो वेट करेगा मार्केट और ऊपर जाए। बायर कॉल करके बैठा हुआ है कि भाई जिसके पास माल हो मुझे आगे बेच दो, कोई बेचने को तैयार नहीं। इसी तरह जब मार्केट नीचे जा रही है तो बायर गायब हो गया, अब जितने भी सेलर हैं वो पुट ऑप्शन लेके बैठे हुए कि भाई कोई खरीद लो, मेरे पास माल है, कोई बताओ कोई है। तो ये मार्केट है उसके बस, क्योंकि जब हम ऑप्शन पे काम करते हैं तो ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट है, वरना ये वही ट्रांजैक्शन है जो नॉर्मल मार्केट में एग्जीक्यूट करती है कि जब डिमांड ज्यादा होगी तो कॉल होगी, जब सप्लाई ज्यादा होगी तो पुट होगी क्योंकि फोर्स हो रहा होगा। तो ये सेम चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं, बस सिर्फ फर्क है कि जब ऑप्शन का वर्ड आ जाएगा तो ये एसेट्स नहीं है, ये डेरिवेटिव है। क्योंकि कोई डेरिवेटिव है, मार्केट में बहुत सारे लोग अपने जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज बेचने के लिए आ गए, हर एक चाह रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है मैं आज बेच दूं। लेट सपोज आज इंटरेस्ट रेट 9% है, मुझे लगता है कि अगले महीने गवर्नमेंट ये 7% कर देगी, तो मेरी कोशिश होगी आज 9% पे सौदा तय कर दूं यार, तो मैं पुट ऑप्शन लेके बैठा हूं। दूसरी तरफ जो बायर है वो कह रहा है यार अगर 5-6 दिन बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लो, एक हफ्ते बाद ये 7% पे हो जाएगा। अब डिपेंड करता है किसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर मेरे पास एब्जॉर्बिंग ऑप्शन है तो मैं 7 दिन चुपचाप बैठा रहूंगा और वेट करूंगा जब नीचे आएगा जब खरीदूंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैंने कहा खरीद लो जितने पे भी है। तो ये डिपेंड करता है मार्केट सर्कमस्टेंसेस पे। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन क्या है? इंटरेस्ट रेट ऑप्शन इस तरह जो काइबॉर है ना, ये इंटरेस्ट रेट ऑप्शन है। अभी गवर्नमेंट ने रेट दिया आपको 13%। अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, आज से 1 महीने पहले बैंक आपको प्रॉफिट दे रहे थे 13%, आज आपको विद इन अ मंथ बैंक प्रॉफिट दे रहे हैं 8%। अब जो बैंक में ट्रेजरीज, अच्छा ये ख्याल रखना कॉन्टीजेंट क्लेम में ज्यादातर खेलते हैं ट्रेजरीज के लोग। कॉन्टीजेंट क्लेम में रिटेल ट्रेडर नहीं होता, कॉन्टीजेंट ट्रेडिंग का क्लेम में बैंक्स होंगे, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, बड़ी कंपनियां होंगी, छोटा आदमी कोई भी नहीं होगा। अब इंटरेस्ट, अब बैंक की ट्रेजरी को ये लग रहा है हालात देखते हुए कि स्टेट बैंक और रेट कम कर देगा, तो उनकी कोशिश होगी कि अगले 3 महीने के जितने भी मुमकिन है, अगर रेट कम होने के चांसेस है, आज के रेट में जितने सौदे कर सकते हो कर दो, ताकि कम से कम 3 महीने का तो प्रॉफिट बेहतर हो जाए। इसी तरह जो बायर है उसको भी आइडिया है, लेकिन अब लेट सपोज मुझे एक आदमी को पेमेंट करनी है 28 तारीख को, तो मुझे बैंक से पैसे चाहिए 28 से पहले, और मुझे पता है 1 तारीख के बाद रेट कम होने वाले। अब मैं पहले तो एक कोशिश ये करूंगा
कि सस्ता, इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं सस्ता कर्जा लेके महंगा कर्जा चुका दो। यानी कि आपके पास अगर 9% का इंटरेस्ट वाला लोन है तो आपको कहीं से 7 में मिल रहा है, तो 7 वाला लेके 9 तो मुकाएं, तो आपको 2% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उस पॉइंट से हम इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में काम करते हैं। वारंट्स, सर हाँ बोलो। सर इसके अंदर तो दोनों साइड पे आ जाते हैं ना, मतलब जिसको बिल्कुल, लोन लेना हो वो अलग तरह से देखेगा इसको, और जिसको जो है वो हाँ प्रॉफिट के लिए डिपॉजिट्स करवाने हो तो वो अलग तरह से नहीं, देखेगा। देखो सर समझना नेहा बेटा, मैंने तुमसे कर्जा लिया, तुमने मुझे कहा 100 पे मैं 10 रुपए लूंगी, मुझे जरूरत थी, मैंने ले लिया। अब मुझे लग रहा है, और मैंने 1 साल के लिए ले लिया, मुझे लग रहा है कि अगले महीने से इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, लेकिन मेरा तुम्हारा एग्रीमेंट तो होगी, अब मुझे तो 10 ही देना है, इंटरेस्ट रेट कम होके 7 हो गया। अब मेरा कोशिश होगी कि मुझे 100 रुपए 7% तो कहीं मिल जाए, मैं वहां से 7% पे लेके तुम्हारा 10% जीरो कर दूं, तो मुझे बैठे बैठे 3% का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरी कॉस्ट 10 रुपए है, जैसे ही मैं इंटरेस्ट रेट ऑप्शन यूज कर लूंगा मेरी कॉस्ट 7 रुपए हो जाएगी। तो ये डेफिनेटली कॉन्टीजेंट क्लेम बहुत इजी ऑप्शन नहीं होते, इजी मूवमेंट नहीं है, इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती है, लेकिन होती है। इससे बचने के लिए क्या करा तुमने एज अ, यानी कि सेलर, तुमने कहा जी अगर एग्रीमेंट तोड़ेंगे तो 5% पेनल्टी लगेगी। मैंने वो सारी पेनल्टियां कैलकुलेट की और मैंने कहा यार अभी अच्छा ऑप्शन है, मुझे सस्ता मिल रहा है, लेके महंगे कर्जे से तो जान छुड़ा लूं, या मुझे मेरे भाई ने दे दिया पैसे, यार दे के कर्जे से जान छुड़ाओ, मैंने दे के जान छुड़ा ली। तो ये ऑप्शन आते हैं और इस पे लोग काम कर रहे होते हैं। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, इस महीने नहीं तो अगले महीने इस बैंक्स बहुत सारे कर्जे रीशेड्यूल करेंगे। रीशेड्यूल से मुराद ये है कि वो रीशेड्यूल करेंगे कि क्योंकि लोगों को ने कर्जे लिए हुए जनवरी में 14% पे, अप्रैल में बैंक रेट डिस्काउंट रेट हो गया 9%, जनवरी में डिस्काउंट रेट था 12% प्लस, अभी डिस्काउंट रेट है 9%। तो डेफिनेटली अब जो बैंकों के कर्जे हैं वो 9% प्लस पे चल रहे हैं। उस वक्त जो 12% पे जिसका था उनका 14, अब 9 का मतलब है 11 है। अब मैं बैंक को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट रेट ऑप्शन मैनेज कराओ, क्योंकि मेरे तो इंटरेस्ट बहुत महंगा पड़ रहा है, वरना अदरवाइज मैं तुम्हारे पूरे पैसे वापस कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, किसी और बैंक से सस्ता कर्जा उठा के महंगे बैंक का कर्जा वापस करने की करूंगा। ये इस पॉइंट से, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर समझ आ गया। ओके, अगला वारंट्स है। वारंट्स लॉन्ग डेटेड होते हैं। लॉन्ग डेटेड से मुराद है, मैंने तुम्हें कहा ज्यादातर आपकी डेरिवेटिव मार्केट विद इन अ ईयर होती है, लेकिन वारंट्स विद इन ऑप्शन के अंदर वो वाहिद कॉन्टीजेंट क्लेम है जिनका क्लेम 2 साल 3 साल के डेटों पे होता है कि मिलेंगे 3 साल बाद देगा ये। इसको हम कहते हैं, इसको हम आम अल्फाज में जो हम जनरली यूज करते हैं, इसको लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग कहते हैं, कि मैंने 3 साल आगे का सौदा आज तय कर लिया, एडवांस पैसे दे दिए। छोटी सी एग्जांपल, अभी मार्केट क्रैश हुई, आप में से कितने लोगों को उम्मीद थी कि मार्केट क्रैश हो जाएगी? ऑयल मार्केट, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि ऑयल मार्केट $1 पे पहुंच जाएगी, और अमेरिका में तो नेगेटिव हो जाएगी। अमेरिका में नेगेटिव इस तरह हुई, वो कह रहा है कि ऑयल का डब्बा भी उठाओ, मैं तुम्हें $1 भी देता हूँ, ये डब्बा भी उठा लो, ठीक है, मुझसे $1 भी लो और ये भी लो, सामान भी। कोई नहीं सोच सकता था। अब लॉन्ग डेटेड ऑप्शन क्या है कि मैं बचना चाह रहा हूं, मैंने 3 साल तक के आगे के सौदे तय कर दिए। अब देखिए गौर करिएगा, पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक एग्रीमेंट हुआ है 3 साल की डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल लेने का, ये लॉन्ग डेटेड ऑप्शन है। या पाकिस्तान का कतर का एलएनजी का एग्रीमेंट हुआ है 25 साल का, ये लॉन्ग डेटेड ऑप्शन है, ये जो रेट तय अब आपको लेनी है। अब पाकिस्तानियों की कोशिश ये होगी कि यार मैं कहीं से सस्ती एलएनजी लेके ये एग्रीमेंट कैंसिल करूं, कुछ करके जो पेनल्टी है दे दिला के खत्म करो। तो ये सारे वारंट्स होते हैं। वारंट्स हमेशा लॉन्ग डेटेड होते हैं, यानी कि ऑप्शन और वारंट्स का फर्क याद रखना, ऑप्शन शॉर्ट टर्म होंगे, वारंट्स होंगे तो वो लॉन्ग टर्म होंगे बस। बाकी ये जो ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स हैं, एक्सोटिक ऑप्शन हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, कॉलेबल बॉन्ड्स हैं, इनमें से सिर्फ कन्वर्टेबल बॉन्ड और कॉलेबल बॉन्ड्स पाकिस्तान में काम करते हैं। एसेट्स बैक्ड सिक्योरिटीज मॉर्गेज को कहते हैं, एसेट्स बैक्ड सिक्योरिटीज
मॉर्गेज को कहते हैं। कंडीशनल मॉर्गेज है, कंडीशनल मॉर्गेज से मुराद है कि लेट सपोज मैंने बैंक से तय किया है कि 2 साल में मुझे अपना मकान बनाना है और मुझे कर्जा दे दो, लेकिन जिस दिन मकान कंप्लीट होगा किस्त उस दिन से शुरू करूंगा। तो अब ये मकान 6 महीने में भी कंप्लीट हो सकता है और ड्यू टू एनी रीजन मकान 2 साल, लेकिन 2 साल का टाइम मेरे पास है उसको पूरा करने का। दिस इज कॉल्ड एसेट्स बैक्ड सिक्योरिटी, कि मेरे पास 2 साल है, 2 साल में मैं जाके उसको ओवरकम कर सकता हूँ। कॉलेबल बॉन्ड्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वो होते हैं जो बॉन्ड से कन्वर्ट करके शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इसके बारे में कोई नॉलेज किसी को? कभी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पढ़े? यस सर। देखो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स फिर मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं 10 साल के लिए। मैंने आपको आज कर्जा दिया, 10 साल तक मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रख रहा हूं, 10 साल बाद आप मेरे 100 रुपए मुझे वापस कर देंगे, तो उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो बहुत कम हो गई, तो उसके रेट कम हो गए। लेकिन एक दूसरा आदमी है, एक कंपनी है, उसने कहा भाई 10 साल बाद हम आपके इस बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो उन बॉन्ड्स की वैल्यू शेयर्स की प्राइस के साथ असेट हो गई। अगर शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है तो उस बॉन्ड्स की प्राइस भी ऊपर जा रही होगी, क्योंकि एवरीवन नोस 10 साल बाद ये शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक तरीके से वो प्रेफर्ड शेयर के तौर पर डील होना शुरू हो गया। अब वो बॉन्ड नहीं है कि आपको पैसे वापस मिलेंगे, अब वो एक तरीके से प्रेफर्ड शेयर है। एवरीवन नोस का अगर कंपनी ग्रो करेगी तो मैं भी ग्रो करूंगा, क्योंकि मैंने 100 रुपए का एक बॉन्ड के बदले एक शेयर देंगे, तो आगे जब शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मेरे बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो कन्वर्टेबल नहीं है तो मुझे ये पता है जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ जाएगा वापस वो अपनी फेस वैल्यू पे वापस आ जाएगा। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स मैच्योरिटी पे जाके अपनी फेस वैल्यू पे वापस नहीं आते, वो उस वैल्यू पे वापस आते हैं जिसमें वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ये बुनियादी फर्क है कॉन्टीजेंट क्लेम का। अच्छा, आप इसको कॉन्टीजेंट क्लेम से हो सकता है कुछ लोग ना ले, कुछ लोग कहेंगे भाई नहीं मेरे 100 रुपए दे दो। अगर शेयर की वैल्यू 80 रुपए, लोग कहेंगे नहीं भाई मुझे तो 100 दे दो। शेयर की वैल्यू 120 रुपए, लोग कहेंगे मुझे शेयर दे दो। तो कॉन्टीजेंट है, मे बी और मे बी नॉट, हो सकता है कन्वर्ट हो और हो सकता है कन्वर्ट ना हो। अच्छा, कॉलेबल बॉन्ड्स और कन्वर्टेबल का फर्क क्या है? कन्वर्टेबल टाइम पूरा करेंगे लेकिन किसी ना किसी और शेप में कन्वर्ट होंगे, मैं आपको पैसा देने का ऑप्शन नहीं रखा। कॉलेबल बॉन्ड क्या है? कॉलेबल बॉन्ड में टाइम ओपन है। मैंने कहा भाई आप मुझे 10 साल के लिए कर्जा दे दो, लेकिन मेरे पास जब भी पैसे आ गए मैं आपका कर्जा वापस कर दूंगा। तो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड अ कॉलेबल बॉन्ड। अब मैं जब आपको बुलाऊंगा कि आप मुझसे अपने पैसे वापस ले लो, तो आपने मुझसे पैसे वापस लेने। ये दोनों कॉन्टीजेंट क्लेम्स जो है ना, ये बहुत लोअर प्राइस पे डील करते हैं या बहुत हायर पे। लेट सपोज मैंने आपसे एक 15% का लोन लिया हुआ है, आज मार्केट 8% हो गई, मैंने दूसरे बैंक से 8% पे लिया और आपसे कहा भाई अपना 15% वापस ले लो। तो दिस इज कॉल्ड अ कॉलेबल बॉन्ड्स, कि मैं किसी वक्त भी कॉल करके उसको जीरो कर सकता हूं। तो ये ख्याल है। एनी अदर कंफ्यूजन? सर कॉलेबल रिपीट कर दें एक बार। कॉलेबल कन्वर्टेबल में Yes, याद रखना, sir. कन्वर्टेबल अपना टाइम पूरा करेगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आप मुझसे पैसे वापस ले लें या उसके बदले शेयर्स ले लें। मैं आपको दोनों ऑप्शन दूंगा। सही, अगर कंपनी ग्रो कर रही है, शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो डेफिनेटली हर एक शेयर पे जाएगा। लेकिन अगर कंपनी की वैल्यू गिर रही है, हर एक पैसों पे जाएगा। तो ये कॉन्टीजेंट इसलिए है कि मे बी और मे बी नॉट पे हो सकता है कन्वर्ट भी हो सकता है कन्वर्ट ना भी हो। कॉलेबल बॉन्ड ये है कि मैंने आपसे 5 साल का कर्जा लिया और मैंने कहा भाई मेरा जब दिल चाहेगा पैसे वापस कर दूंगा। एक अनसर्टेनिटी आ गई, हो सकता है अगले महीने वापस कर जाऊं, तो मैं तो सिर्फ आपको 1 महीने का इंटरेस्ट दूंगा और देके चला जाऊंगा। तो ऐसी सूरत में कॉलेबल बॉन्ड्स भी कंटीजेंट है कि जिस वक्त मेरे पास पैसे आ गए ये ट्रांजैक्शन जीरो कर सकता हूं मैं। तो दोनों सूरतों को हमें देखना होता है, इसीलिए कॉन्टीजेंट क्लेम्स हैं कि इनके रेट्स फिर उसी हिसाब से डिटरमाइन होते हैं कि यार कितना टाइम बाकी है और पार्टी कितनी स्ट्रांग है। लेट्स सपोज अगर मैंने किसी आदमी से 100 रुपए कर्जे लिए हैं और मैंने कहा यार मैं तुम्हें इसमें हर महीने 5 रुपए प्रॉफिट दूंगा, जैसे जैसे मेरा बिजनेस ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे उस आदमी की नींदें खराब होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? कि मैंने कॉलेबल पे रखा हुआ है।
अगर मैं स्ट्रांग हो गया तो मैं उसके 100 रुपए वापस देके 5 रुपए अपने पास बचा लूंगा। तो इसलिए कॉलेबल बॉन्ड्स भी कॉन्टिजेंट क्लेम्स में ही आते हैं कि ये मे बी और मे बी नॉट की पोजीशन डेवलप करते हैं। और कोई क्वेश्चन? सर नंबर 5th पॉइंट बता दें एक बार। एक्सोटिक ऑप्शंस पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं होते। एक्सोटिक ऑप्शंस वो होते हैं जो किसी और ट्रांजैक्शन की बेस पे हो रहे होते हैं। इसको हम अगर थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाऊं, तुम लोगों ने फाइनेंस में पढ़ा होगा म्यूचुअली इंक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव होते हैं। अगर वो हुआ तो ये होगा यार। लेट सपोज अगर गाड़ियों की सेल लेट सपोज सीपैक ऑपरेटिव हो जाए तो किस चीज पे फर्क पड़ेगा? होटलिंग बढ़ेगी, फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ेगी, फूड की कंजम्पशन बढ़ेगी। तो ये एक्सोटिक ऑप्शंस है। मे बी अगर सीपैक ऑपरेटिव हो गया तो उसके साथ ये सारी चीजें ऑपरेटिव होनी चाहिए। लिया लेट सपोज। अच्छा, आज की क्लास सिर्फ यहीं तक है। इसके बाद ये लास्ट लेक्चर है, उसका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फॉरेक्स को स्टार्ट। लेकिन ये ख्याल रखना कि एक्सोटिक ऑप्शन, अगर यूनिवर्सिटी खुलेगी तो क्या चीज परफॉर्म होगी? क्लास। भाई यूनिवर्सिटी खुली है तो क्लास तो होगी। अगर यूनिवर्सिटी बंद है, हाँ तो पता नहीं हो रही है या नहीं हो रही। तो उस पॉइंट से हम एक्सोटिक ऑप्शन को कहते हैं कि वो एक्सोटिक होते हैं ऑन द बेस ऑफ सर्टेन अदर इवेंट्स, कि अगर वो इवेंट्स होगा तो ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, और कोई कंफ्यूजन? सर एसेट बेस्ड सिक्योरिटीज के बता रहे हैं मॉर्गेज एक है। दफा। मॉर्गेज है, यानी कि मैंने मकान दे के पैसे लोन एग्रीमेंट कर लिया कि 2 साल में पेमेंट करूंगा। अब वो हो सकता है मैं 2 महीने में भी कर दूं। एसेट्स बैक है, अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा मेरा मकान जब्त कर लेगा, यानी कि उसका सिक्योरिटी है।